अब 11वें नंबर पर हम देखने जा रहे हैं। देखो, यदि वाक्य में स्थानवाचक व कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण होते हैं दो, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, इस तरीके से। तो स्थानवाचक व कालवाचक क्रिया विशेषण यानी स्थान का बोध कराने वाला और काल समय का बोध कराने वाला क्रिया विशेषण का एक साथ प्रयोग हो, कोई भी वाक्य में दोनों एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य में क्या पहले आएगा? कालवाचक, यानी समय पहले आएगा और स्थान बाद में आएगा। समय पहले आएगा और स्थान बाद में आएगा। तो ठीक है, तो देखते हैं इसमें। राम जयपुर 2 बजे जाएगा। मैंने क्या बताया था? कालवाचक है, उसके बाद में स्थानवाचक, यानी समय पहले आएगा। तो क्या है? समय क्या है? 2 बजे, ये पहले आएगा और जयपुर बाद में आएगा। तो यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, हम इसको देखते हैं वाक्य को, तो ये वाक्य ऐसा लग रहा है जैसे शुद्ध है, यानी राम जयपुर 2 बजे जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्याकरणिक दृष्टि से जो कहना चाह रहा है कि कालवाचक पहले आएगा, यानी काल का जो बोध करा रहा है, समय का जो बोध करा रहा है वो पहले आएगा और स्थान का बोध कराने वाला बाद में आएगा। तो वाक्य को शुद्ध कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा राम 2 बजे जयपुर जाएगा। मोहन कमरे में 2 घंटे से बैठा हुआ है। क्या जाना हमने कि समय पहले आएगा और स्थान बाद में आएगा। तो कमरे में स्थान पहले आ गया, गलत है। समय बाद में आ रहा है, गलत है। तो ये क्रम इनका परिवर्तित हो रहा है, इसलिए क्रमबद्ध रूप से ये क्रमबद्ध के क्रम की अशुद्धता है ये। मोहन कमरे में 2 घंटे से बैठा हुआ है, तो मोहन 2 घंटे से कमरे में बैठा हुआ है, इस तरीके से वाक्य ये शुद्ध होगा। ठीक है, अब है कारकों का क्रम। कोई भी वाक्य होता है तो उसमें हम जैसे कोई वाक्य ऐसे होते, बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आठवें कारकों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि एक कारक आ गया तो दूसरे कारक का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हम एक वाक्य में अगर वाक्य सार्थक हो तो हम एक वाक्य में 8 कारकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर कारकों का जो क्रम होता है उसके आधार पर अगर हम उल्टा कर देते हैं या क्रम बिगाड़ देते हैं तो क्या होता है? वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो क्या होता है? वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अब जो हम देखते हैं कारक पढ़ते कैसे हैं, हम कारक जब भी देखते हैं हमको सबको याद है कि कारक कैसे पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो इस तरीके से हम देखते हैं इनका क्रम क्या होता है। ये होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक और संबोधन। ठीक है, तो ये इस तरीके से 8 कारक हम पढ़ते हैं। लेकिन वाक्य, जब भी कोई वाक्य होगा तो उनमें वाक्यों में इनका क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले कोई भी वाक्य होगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हे अरे अगर जो विस्मयादि बोधक ये आ जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है? संबोधन कारक आता है। फिर बाद में कर्ता आता है, क्योंकि हम ये चीजें हम दोनों चीजें ये देख चुके हैं। लेकिन अब जानेंगे हम नई चीज कि कोई भी वाक्य है जिसमें अगर इन कारकों का प्रयोग हुआ है। जैसे एक वाक्य है, तो देखो कोई भी वाक्य है, राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। इतना बड़ा वाक्य है, इसमें कम से कम 5-6 कारक प्रयोग हुए हैं। लेकिन पहले उनको जानते हैं कि 5-6 कारक जो प्रयोग हुए हैं उनको भी जानेंगे। लेकिन इनका क्रम क्या होना चाहिए? पहले संबोधन आएगा, उसके बाद में कर्ता आएगा और 8 नंबर 1 नंबर, उसके बाद में कर्म सेकंड लास्ट आएगा और क्रिया सबसे लास्ट में क्रिया आएगी। और जो जितने भी कारक हैं सब अवरोही क्रम में आएंगे। और बाकी 8 नंबर 1 नंबर कारक का प्रयोग करने के बाद में 2 नंबर कारक का प्रयोग हम क्रिया से पहले करते हैं और बाकी सभी कारक अवरोही क्रम में आएंगे। यानी 1 नंबर के बाद में जो 7 नंबर का है, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, फिर बाद में दूसरा, फिर क्रिया आएगी। तो ये कारकों का क्रम जो वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हमें इस तरीके से प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, पहले संबोधन कारक आएगा, उसके बाद में कर्ता आएगा और कर्म सेकंड लास्ट में, पहले लास्ट में क्रिया आएगी, उससे पहले कर्म आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जितने भी कारक बचे 7, 6, 5, 4, 3,
यानी ये कारक जो भी बचे हैं ये अवरोही क्रम में प्रयोग में आएंगे इस पे, यानी सात कारक पहले आएगा, यानी अधिकरण पहले आएगा, उसके बाद में संबंध आएगा, फिर अपादान आएगा, फिर संप्रदान आएगा, फिर करण कारक आएगा। तो इस तरीके से हम ये कारक देखते हैं। अब वो एक वाक्य है, जैसे राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। बहुत बड़ा वाक्य है, इसमें कम से कम 4-5 कारकों का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले कोई वाक्य है तो इसमें देखते हैं राम क्या है, इसमें मैंने इसको दर्शाया हुआ है। राम क्या है, इसमें करता है, यानी जो साइकिल से जाता है वो कौन है, राम है। कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय क्या हो गया, विद्यालय में जाता है तो अधिकरण हो गया, यानी स्थान का बोध करा रहा है तो वो अधिकरण हो गया। ठीक है, जैसे स्थान का बोध कराते हैं ना में पर, तो ये अधिकरण कारक में आता है। रोजाना, अब यहाँ पर रोजाना कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी समय का बोध करा रहा है कि रोजाना जाता है कि एक बार जाता है। ठीक है, तो रोजाना और घर से पढ़ने के लिए जाता है, अलग हो रहा है तो अलग होने, यानी पढ़ने के लिए जब निकल जाता है तो वो घर से अलग हो रहा है, तो से यहाँ पर अपादान के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर घर यहाँ पर अपादान कारक है, के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए, तो संप्रदान कारक है। साइकिल से करण कारक, यानी किससे जाता है, साधन के रूप में क्या रहा है, तो करण कारक है, और जाना यहाँ पर क्रिया है। तो हम क्या जानने हैं कि अगर इसमें, जैसे इसमें क्या नहीं है, विस्मयादि बोधक या अंतिम जो कारक है वो कारक इसमें नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे 8 नंबर का खत्म हो गया, ये नहीं है तो 1 नंबर, यानी कर्ता सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा। तो हम कैसे बनाएंगे इस वाक्य को। ठीक है, हमने वाक्य में लिख लिए, पहला नंबर का आ गया, 7वां नंबर का आ गया, फिर 5वें नंबर का कारक प्रयोग में हुआ, फिर 4थे नंबर का कारक प्रयोग में आया। पहले हम कारकों को पहचानेंगे, उसके बाद में हम बना सकते हैं। तो ये क्रिया है, ये अंत में रहेगी। ठीक है, तो ये अंत में रहेगी, तो वाक्य को अंत में इस तरीके से लिख के भी बनाया जा सकता है। राम लिख लिया पहले। ठीक है, अब हमने जाना कि जो स्थान होता है और समय होता है, तो किसका प्रयोग पहले आता है, किसका प्रयोग पहले आता है, देखो किसका प्रयोग पहले आएगा, समय का प्रयोग पहले आएगा और स्थान का प्रयोग बाद में आएगा। तो समय का प्रयोग पहले आ गया रोजाना, स्थान का प्रयोग बाद में आ गया विद्यालय। ठीक है, अब कौन सा कारक आएगा, कौन सा कारक आएगा, घर से, यानी ये कारकों का क्रम मैंने जमा दिया है। घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाक्य शुद्ध हुआ, इस तरीके से ये वाक्य शुद्ध हुआ। अगर इनका क्रम अगर हम भंग कर दे तो वो क्रम भंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अब जैसे हम कोई वाक्य है जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर को क्या है, कर्म है, तो कर्म सबसे बार क्रिया के पहले आएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा कारक है, करण कारक है, तो ये करण कारक का प्रयोग पहले होगा और कर्म कारक का प्रयोग बाद में होगा। हमने जाना कि कर्ता सबसे पहले आता है, अंत में कर्म कारक आता है, फिर क्रिया आती है, फिर उसके बाद में जितने भी कारक होते हैं तो क्या आते हैं, 7, 6, 5, 4, 3। ठीक है, इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध है, राम ने रावण को बाण से मारा, क्योंकि जो को कर्म का विभक्ति चिन्ह है और कर्म ये पर रावण है, तो ये यहाँ पर आना चाहिए और करण कारक पहले आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाक्य अशुद्ध है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये वाक्य भी अशुद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख चुके हैं कि ये जो हमारे जो 12 बिंदु थे वो हम जान चुके हैं। कारकों का क्रम इस तरीके से हमने जाना कि क्रम, यानी क्रम जो इधर उधर हो जाता है तो उस तरीके से हम वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। तो कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ये अब चीजें हमने देख ली है। अब जो अपना नेक्स्ट बचता है पद संबंधी जो अशुद्धि है उसको पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।